आइए चलते हैं हिंदी साहित्य की दुनिया में और सुनते हैं सुधा जुगरान जी की लिखी हुई कहानी क्या कूल है ये। सुधा जुगरान जी हिंदी साहित्य जगत की एक सशक्त एवं संवेदनशील हस्ताक्षर हैं, जिनकी लेखनी जीवन के सूक्ष्म भावों, स्त्री मन की गहराइयों और सामाजिक यथार्थ को अत्यंत सहजता और प्रभाव के साथ प्रस्तुत करती हैं। तो सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। आज की युवा पीढ़ी वक्त के साथ चलना जानती है। समस्याओं को परे रख जिंदगी का लुत्फ कैसे उठाते हैं, ये मैं बेटे बहू को देखकर अभिभूत हो रही थी। हमने भी उनके साथ कदम ताल मिलाकर जीने का जो सुख लिया, जुबां से क्या बयां करूं। प्लेन लैंडिंग की घोषणा हुई तो मैंने भी अपनी बेल्ट चेक कर ली। मुस्कुराकर समर की तरफ देखा, वे भी उत्सुकता से बाहर देख रहे थे। मैं भी खिड़की से बाहर नज़र गड़ाकर प्लेन लैंडिंग का मजा लेने लगी। 1 महीने के लिए बेटे बहू के पास दुबई आए थे। बच्चों से मिलने की उत्सुकता व दुबई दर्शन दोनों ही उत्तेजनाओं से मन मस्तिष्क प्रफुल्लित हो रहा था। एयरपोर्ट की औपचारिकताओं से निपटकर सामान ट्रॉली लेकर बाहर आए तो ऋषभ प्रतीक्षारत खड़ा था। बेटे को देखकर मन खुशी से भर उठा। लगभग 6 महीने बाद उसे देख रहे थे। सामान की ट्रॉली छोड़ दोनों जाकर बेटे से लिपट गए। इशिता कहाँ है? मैंने पूछा। वो घर में आपके स्वागत की तैयारी कर रही है, ऋषभ मुस्कुराकर कार का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। स्वागत की तैयारी? समर चौंक कर बोले। हाँ पापा, आज शुक्रवार है ना, छुट्टी के दिन क्लीनर आता है तो इशिता सफाई करवा रही है। सफाई करवाने का दिन भी फिक्स होता है बच्चों के यहाँ? मैं कार में बैठकर सोच रही थी। हफ्ते में 1 दिन होती है ना, अपने देश की तरह थोड़ी ही रोज़ घिस कर पोछा लगाती है आशा। थोड़ी देर में ऋषभ की कार सड़क पर हवा से बातें कर रही थी। सुंदर चमचमाती 6 से 8 लेन की सड़कें, दोनों तरफ नैनाभिराम दृश्य और कार में बजते मेरे मनपसंद गीत। मैंने आराम से सिर पीछे सीट पर टिका दिया। मम्मी, गाने पसंद आए ना आपको? सारे पुराने हैं आपकी पसंद के। मैं थोड़ा चौंकी कि ये कब कहा मैंने कि मुझे सिर्फ पुराने गाने ही पसंद हैं। पर बच्चे अंदाज़ा लगा लेते हैं, माँ बाप हैं तो थोड़ी पुरानी चीज़ें ही पसंद करेंगे। मैं मन ही मन मुस्कुराई। 120-130 की स्पीड से दौड़ती कार आधे घंटे में घर पहुंच गई। डिस्कवरी गार्डन में फ्लैट था। दुबई जैसे रेगिस्तान के समुद्र में इतनी हरी भरी कॉलोनी देखकर मन प्रसन्न हो गया। मात्र 5 मंजिल ऊंचे फ्लैट बहुत बड़े एरिया में कई स्ट्रीट में बटे हुए थे। मैं सोच रही थी कि इतना सामान ऊपर कैसे जाएगा, पर बिल्डिंग्स के दूसरे रास्ते से आराम से सामान ड्रैग कर अंदर प्रवेश कर गए हम। वहाँ सीढ़ियों के बजाय स्लोप बना हुआ था। किसी भी अच्छी सोसाइटी की ही तरह वहाँ भी मुख्य दरवाजे पर बिना एंट्री कार्ड को टच करे बिल्डिंग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, अंधेरे कॉरिडोर की लाइट्स जगमगाने लगीं। सभी कुछ ऑटोमेटिक था। फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर घंटी बजाने पर इशिता जैसे प्रतीक्षारत ही बैठी थी। क्षण भर में दरवाज़ा खुल गया और हम दोनों उससे भी लिपट गए। जान है हमारी इशिता। उसकी भोली सूरत व मीठी बातें सुनकर तो जैसे लुत्फ़ ही आ जाता है जीने का। चमकता साफ सुथरा फ्लैट देखकर दिल खुश हो गया। बच्चों की छोटी प्यारी सी गृहस्थी उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की कहानी बिना कहे ही बयां कर रही थी। प्रेम विवाह किया था दोनों ने। दुबई का समय भारतीय समय से 1.5 घंटा पीछे है, इसलिए अभी वहाँ पर 2 ही बज रहे थे। बेडरूम में जाकर सामान इधर उधर रख कर आराम से बिस्तर पर पसर गए। मम्मा, खाना लगा दूँ? इशिता ने पूछा। खा लेंगे अभी। मैंने इशिता को पास खींच लिया। शुक्रवार और शनिवार दुबई में छुट्टी होती है, इसलिए बच्चे आराम वाले मूड में थे। पापा, खाना खाकर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर बाहर चलते हैं, ऋषभ बोला। शाम को हम चारों बाहर गए। चारों तरफ जगमगाती रोशनी में नहाया दुबई, समतल सड़कों पर फिसलती कारें और मेरा मनपसंद संगीत। कार में बैठने का लुत्फ़ आ जाता है। ऋषभ, आज तेरी कार में बैठी हूँ, याद है ना जब मैं ड्राइव करती थी और तू बैठता था? मैं ऋषभ को छेड़ते हुए बोली। हाँ मम्मा, याद है, बहुत बैठा हूँ आपके बगल में। आजकल तो काफ़ी कहानियाँ छप रही हैं आपकी। मेरी रॉयल्टी तो अब तक खूब जमा हो गई होगी। ऋषभ बचपन वाला लाड़ लड़ाता हुआ बोला। हाँ हाँ, इस बार तेरी पूरी रॉयल्टी देकर जाऊंगी।
मैं हंसते हुए बोली। ऋषभ जब छोटा था तो मेरी हर कहानी के छपने पर 20 रुपया लेता था। उसके बचपन की वो मधुर सी याद जहन को पुलकित कर गई। आज कितना बड़ा हो गया ऋषभ। तब मैं उसे संभालती थी, अब वो हमें संभालने वाला हो गया। ऋषभ, तुझे याद है तू मुझे बचपन में मेरे जन्मदिन पर अपनी पॉकेट मनी से पेपर और पेन ला कर दिया करता था लिखने के लिए। मुझे तेरी वो आदत अंदर तक छू जाती थी। हाँ याद है। पता नहीं कैसे सोच लेता था उस समय ऐसा कि आप लिखती हैं तो पेपर पेन से ही खुश होंगी। ऋषभ ड्राइव करते हुए पुरानी यादों में लौटते हुए बोला। और अब बड़े होकर तूने मम्मा को लैपटॉप ला कर दे दिया, समर ठहाका मारते हुए बोले। इशिता भी हंस पड़ी। ऋषभ ने हंसते हुए कार धीमी की। हम अपने गंतव्य तक पहुंच गए थे। घूम घाम कर रात पता नहीं कितने बजे तक घर पहुंचे। हमें समय भी पता नहीं चल रहा था। खाने में भी काफ़ी कुछ खा चुके थे, इसलिए डिनर करने का किसी का मन नहीं था। रोशनी से दमकते दुबई ने तो जैसे दिन रात का फ़र्क ही भुला दिया था। घर पहुंचकर चेंज कर मैं लॉबी में आ गई। तीनों बैठे थे। मैं बोली, खूब थक गए हैं, चाय पीते हैं। इशिता, तू पिएगी? मम्मा चाय? इशिता चौंक कर अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाती मेरी तरफ देखकर आश्चर्य से बोली। अब चौंकने वाली बारी मेरी थी। कुछ गलत बात तो नहीं कह दी? अच्छा, अगर आपका पीने का मन है तो मैं बना देती हूँ। इशिता उठकर रसोई की तरफ जाते हुए बोली। मामा, पता भी है क्या टाइम हो रहा है? रात का 1:30 बज रहा है और भारत में इस समय 3 बज रहे होंगे। चाय पियोगे आप इस समय? ऋषभ हंसता हुआ बोला। मैंने घबरा कर मोबाइल देखा। घड़ी तो भारतीय समय बता रही थी, पर मोबाइल दोनों समय बता रहा था। ओह, मुझे तो यहाँ की चकाचौंध भरी रोशनी में दिन रात का फ़र्क ही नहीं पता चल पा रहा है। तीनों को मुस्कुराते देख मैं उन्हें घूरती हुई बेडरूम की तरफ भाग गई। इतने घंटे की नींद कम हो गई थी मेरी। सुबह मेरी नींद भारतीय समय के अनुसार खुल गई, लेकिन दुबई का समय 1.5 घंटा पीछे होने की वजह से बच्चे तो गहन निद्रा में थे। समर भी अलट पलट कर फिर सो रहे थे। दिल कर रहा था खूब खटर पटर कर सबको जगा दूं, पर मन मसोस कर सोई रही। खाना बनाने के लिए कुक आता था। विदेशों में वैसे भी काम करने वालों की सुविधा भारत जैसी नहीं रहती, पर दुबई में इतनी दिक्कत नहीं है। वहाँ पर एशियन देशों से गए कामगार घर में काम करने के लिए मिल जाते हैं। वहाँ की मूल आबादी तो 12-13% ही है। बाकी आबादी तो यहाँ पर दूसरे देशों से आए हुए लोगों की ही है। यहाँ पर घरों में काम करने वाले स्त्री पुरुष अधिकतर हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और श्रीलंका के ही होते हैं। कई अन्य देशों की महिलाएं बच्चों की नैनी के रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं देती हैं। अपने देशों में कुछ भी उपद्रव मचाएं, पर यहाँ पर सब बहुत ही नियम संयम से रहते हैं। टूटी फूटी इंग्लिश बोलते बोलते अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। घर में काम करने वाले भी इंग्लिश बोलते हैं, पर अपनी भाषा भी बोलते हैं। जो बहुत सालों से रह रहे हैं वे कोई कोई तो अरबी बोलना भी सीख जाते हैं। मम्मा, ये पूरण है। शाम को बेटे ने कुक से मिलवाया। वैसे तो ये हमारे ऑफिस से आने के बाद आता है, पर आजकल जल्दी आकर खाना बना देगा ताकि ऑफिस से आकर हम बाहर जा सकें। वो 40-45 वर्ष की उम्र का अच्छा खासा आदमी लग रहा था। पहले ही दिन पूरा इतिहास जान लिया मैंने उसका। भारत में कहाँ का रहने वाला है, परिवार में 2 बड़े बच्चे हैं और कौन कौन है, वगैरह वगैरह। बेटा हतप्रभ। मम्मा, इतना वक्त में हमें नहीं पता ये कहाँ का है और आपने इतनी जल्दी इसकी 7 पुश्तें खंगाल डाली। मम्मा लेखिका जो हैं, समर ने चुटकी ली। मैं दोनों की चुटकियों को अनसुना कर पूरण को खाना बनाते देख रही थी। ऐसे क्या बना रहे हो तुम? ऐसे कोई सब्जी बनती है? कुकिंग का बेहद शौक़ है मुझे। जैसा तैसा खा नहीं सकती, इसलिए काम वालों का बनाया खाना पसंद नहीं आता। भारत में आशा के अलावा आउट हाउस में एक परिवार रहता है, इसलिए आशा और सविता के रहते काम करने की ज़रूरत भले ही ना पड़े, पर खाना बनाना मेरा प्रिय शगल था। वो मैं किसी पर नहीं छोड़ती हूँ। तुमने गैस बंद क्यों कर दी? अभी तो सब्जी भुनी भी नहीं है। पूरण, ऐसा ही खाना खिलाते हो बच्चों को? अरे मम्मा चलो, बेटा मुझे हंसकर खींचते हुए बोला। आपको पूरण का बनाया खाना पसंद नहीं आएगा तो बाहर से ऑर्डर कर दूंगा। यहाँ भारतीय खाना जितना अच्छा और फ्रेश मिलता है उतना तो भारत में भी नहीं मिलता। मजबूरी में मैं बेटे के साथ आ गई, लेकिन दिल कर रहा था अभी के अभी इसे पूरी कुकिंग सिखा दूं कि ऐसा खाना खाते हैं मेरे बच्चे। लेकिन पूरण का बनाया खाना 4-5 दिनों तक खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी,
क्योंकि शुक्रवार और शनिवार 2 दिन छुट्टी के थे और उसके बाद भी बच्चों ने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी। घर से एक बार निकले हम चारों, रात 1-1:30 बजे से पहले घर नहीं आ पाते थे। जैसे उम्र का और रिश्ते का अंतर ही नहीं रह गया था चारों में। कितनी शिकायतें हैं आज के समय में इस नई पीढ़ी से सबको, पर स्कूल जनरेशन के रंग में रंग जाओ तो लगता है जैसे अपनी उम्र से कई साल पीछे लौट गए। कुछ भी याद नहीं रह गया था, उन्हीं के जैसी बातें, मस्ती, कहकहे और ताकत भी पता नहीं कहाँ से आ गई थी। ना बच्चे सोच रहे थे कि वे हमें सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक चला रहे हैं, और ना हम सोच रहे थे। ना समय का ध्यान था और ना ही डेट याद रह रही थी। लग रहा था जैसे चारों दोस्त हॉस्टल में रह रहे हैं, और सबसे बढ़कर तो घर में मुश्किल से 3-4 साल पहले आई हमारी प्यारी बहू इशिता, उसके साथ महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो कभी हमसे जुदा भी थी। घूमने जाते तो वो कभी एक बड़ा कप आइसक्रीम का लाकर सबको बारी बारी से खिलाती रहती, तो कभी कोल्ड ड्रिंक लाकर सबको पिलाती। वो झूठे तक का परहेज न करती हमारे साथ। उसे देखकर लगता जैसे यहीं जन्म लिया हो उसने। उसके आचरण से उसके संस्कार भी साफ दिखाई देते और महसूस करा देते कि जब माता पिता तबीयत से बेटी का पालन पोषण करते हैं तो बेटियां भी ऐसे ही प्यार से 2 घरों को जोड़ देती हैं। छुट्टियां खत्म हो गई थीं और अब कल से बच्चों को ऑफिस जाना था, इसलिए आज जल्दी वापस आ गए थे। डिनर ऑर्डर कर रहा था ऋषभ। मैं बीच में बोल पड़ी, चपाती ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं ऋषभ, मैं बना लूँगी। क्यों बना लेंगी मम्मा, कोई ज़रूरत नहीं बनाने की, इशिता बोली। इसलिए क्योंकि चपाती तो घर वाली ही अच्छी होती है, मैं किचन की तरफ जाते हुए बोली और बच्चों की बात अनसुना कर चपाती बनाने लगी। डिनर आ गया था। इशिता ने टेबल पर लगा दिया। बच्चे टेबल पर बैठ गए थे और समर वॉशरूम में। मैंने चपाती बनाकर बच्चों को दी और फिर गरम चपाती समर की प्लेट में भी रख दी। समर इतनी देर में भी बाहर नहीं आए। मैं तब तक दूसरी गरम चपाती बना कर ले आई। समर की प्लेट की चपाती अपनी प्लेट में रख कर मैंने दूसरी गरम चपाती समर की प्लेट में डाल दी। तब तक समर भी आ गए। ये क्या मम्मा? ऋषभ आश्चर्य से मेरे क्रियाकलाप देखते हुए बोला। ऐसा क्यों किया आपने? वो वाली थोड़ी ठंडी हो गई थी ना, मैं व्यस्त भाव से बोली। ऋषभ आश्चर्यचकित हो बोला, ठंडी हो गई थी सिर्फ 2 मिनट में? पापा वैसे काफ़ी बिगड़ी आदतें हैं आपकी। और फिर अर्थपूर्ण मुस्कुराहट से वो इशिता की ओर देखकर हंसने लगा। समर खिसियाकर खाना खाने लगे। असल में घर में सविता गरम गरम चपाती बनाकर लाती है ना, तो आदत पड़ गई। पर मेरा मन बल्लियाँ उछलने को कर रहा था। जो बात वर्षों से नहीं बोल पाई थी, उस बात को ऋषभ ने क्या मज़े से लेकर कह दिया था। आज के पति कितने कूल हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वे सब कुछ प्लेट में किचन से एक साथ डाल कर खा लेते हैं। प्लेट ना मिलने पर पेपर प्लेट में भी खा लेते हैं। प्रॉपर डिनर लंच ना मिले तो बर्गर, मैगी या ऑमलेट ब्रेड से भी पेट भर लेते हैं। सब ठीक है कि अंदाज में मज़े से जीते हैं, खूब कमाते हैं और खूब खर्च करते हैं। पति पत्नी दोस्तों जैसे रहते हैं, मिलजुल कर कोई भी काम कर लेते हैं। एक हमारा ज़माना था कि मायके तक जाना मुश्किल था, नौकरी करना तो और भी मुश्किल था। खाना कौन बनाएगा जैसी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या थी पतियों की, जिससे पार पाना कठिन ही नहीं, नामुमकिन था बीवियों का। नाश्ते, लंच, डिनर में बाकायदा पूरी टेबल सजती थी। पत्नी का टैलेंट गया बक्से में और आधी ज़िंदगी किचन में। मैं मनी मन हंस हंस कर लोटपोट हुई जा रही थी। बच्चों को बड़ों से कुछ सीखना चाहिए, पर मेरी समझ से तो आज के समय में पापाओं को अपने बेटों से सही तरीके से पति बनना सीखना चाहिए। समर बहुत गंभीरता से खाना खा रहे थे और इशिता व ऋषभ आंखों आंखों ही में चुहलबाजी में मस्त थे। मैं मन ही मन इस प्यारी जोड़ी का प्यार देख आनंद से सराबोर हो रही थी। दूसरे दिन दोनों बच्चे ऑफिस चले गए। जब इशिता जाने लगी तो मैं उसे लिफ्ट तक जाते देखती रही। बेटी नहीं है मेरी, और मैं घर से किसी लड़की को पहली बार यूँ चुस्त दुरुस्त स्मार्ट ड्रेस में ऑफिस जाते देख हुलसित हो रही थी। इन बच्चियों का साथ दो, सपोर्ट दो, उड़ने दो इन्हें खुले गगन में। इनके पंख मत नोचो, बहुत कुछ कर सकती हैं ये। आज परिवार भी तो कितने छोटे हो गए हैं। किचन में 4 रोटियां बनाना ही तो जीवन में सब कुछ नहीं है। सही कहता है ऋषभ। मामा, आज के समय में अगर बीवी घर पर रहेगी तो घर थोड़ा और ज़्यादा सुंदर और व्यवस्थित हो जाएगा, लेकिन ये सब एक लड़की के सपने टूटने की कीमत पर ही होगा ना। कितनी समझ है उसे, कितनी बड़ी बात कह गया।
दोनों मिलकर फटाफट कई काम कर डालते हैं, एक दूसरे की मुंडी से मुंडी मिलाकर कई प्रोग्राम बना डालते हैं और ढेर सारी शॉपिंग करने में भी हाथ नहीं हिचकिचाते उनके। ठीक तो है, पति पत्नी में आपसी समझ होनी चाहिए, चाहे फिर पत्नी बाहर काम करे या घर में रहे। सोचती हुई मैं किचन की अलमारियां खोल खोल कर देखने लगी। आज सारी की सारी ठीक कर डालूंगी, मैं बड़बड़ाई। क्या? समर पास से गुजरे। जो ठीक करना है बाद में करना, पहले कुछ भूख शांत कर दो। क्या कहा? मैंने त्योरियां चढ़ा ली। नहीं नहीं, पेट की भाई, तुम तो हर समय गलत ही समझ जाती हो। मेरी चढ़ी त्योरियां देख समर भाग खड़े हुए। लंच से निपट कर मैं अपने अभियान में जुट गई। एक एक कर सारी अलमारियां व्यवस्थित कर डालीं, फालतू सामान बाहर कर दिया। इन्हीं कामों में शाम हो गई। तब तक ऋषभ ऑफिस से आ गया। मैं किचन में फैले सामान के अंबार के बीच बैठी थी। ये क्या मम्मा, बहुत शौक है आपको काम करने का, यहाँ भी शुरू हो गई? नहीं रे, देख रही थी कुछ सामान डबल है, कुछ 3-4 डब्बों में रखा है पीछे, शायद तुम्हें पता नहीं है, वही सब ठीक किया। कुछ ख़राब भी हो गया है इसलिए बाहर निकाल दिया। अब कुछ खाएगा तू? नहीं, वो सब मैं खुद कर लूँगा, आप और पापा के लिए भी कुछ बना देता हूँ, कहकर ऋषभ ने फ्रीज़र से कुछ स्नैक्स निकालकर ओवन में गर्म करके उनमें अपनी कुछ कलाकारी दिखाकर प्लेट में सजाकर टेबल पर रख दिया। तब तक सब कुछ समेट कर मैं भी आ गई। तभी घंटी बज गई। इशिता आ गई थी। मैंने दरवाज़ा खोला और इशिता को दोनों बाहों में समेट लिया। आ गई मेरी गुड़िया। समर ने भी समेट लिया उसे। इशिता झूठी मूठी गुमान भरी नज़रें ऋषभ पर डालती हुई बोली, आपको भी किया था ऐसा प्यार? मुझे देखो कितना प्यार करते हैं मम्मा पापा। इधर आओ। ऋषभ भी हंसता हुआ उसे खींच कर ले गया और अलमारियां दिखाता हुआ बोला, जब मैं आया तो मम्मा ये सब कर रही थी, मुझे प्यार कहाँ से करती? दोनों ऐसी चुहल कर रहे थे कि हृदय हर्षित हो गया। इशिता बैग एक तरफ रख कर कोल्ड कॉफ़ी बना लाई और हम चारों बैठकर खाने पीने लगे। मैं सोच रही थी कि कितने मज़े से लेते हैं ये युवा ज़िंदगी को। ऑफिस से आए हैं दोनों, मैं कुछ बना कर देती, उल्टा उन्हीं का बनाया हुआ खा रहे हैं। जब हम इस उम्र में थे तो पति लोग ऑफिस से ऐसे आते थे जैसे पहाड़ तोड़ कर आए हों। ये दोनों ऐसे आए हैं जैसे बैडमिंटन खेल कर आए हों। हालांकि पता है मुझे कि दोनों पर नौकरियों का तनाव हावी रहता है, पर आजकल के युवा इन तनावों को भूलकर मनोरंजन करना भी खूब जानते हैं। रिश्तेदारों व पड़ोसियों के तानों में उलझकर उनकी परवाह कर और तनाव नहीं पालना चाहता आज का युवा वर्ग। बस शायद इसीलिए बदनाम रहता है। जो इनके रंग में रंग गया वो ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा लेता है, वरना रुकने का नाम तो ज़िंदगी नहीं। हम चारों तैयार होकर फिर घर से बाहर चले गए। पूरण को आने से मना कर दिया, लेकिन अगले दिन पूरण फिर 4 बजे ही हाजिर था। सब्जी दाल बता दीजिए क्या बनानी है, वो बोला। मैं उसे सब कुछ देकर चाय बनाने के लिए कहकर टीवी पर न्यूज़ सुनने लगी। पूरण ने दोनों को चाय ला कर दी। बर्तन भी पूरण ही धोता था। चाय ख़त्म करते हुए मैं सोच रही थी कि आज तो इसे इत्मीनान से कुछ सिखा ही दूंगी। बच्चे भी नहीं हैं, पर जब तक किचन में आई पूरण की सब्जी कटकर बन भी चुकी थी। माताजी देखिए, आज कितनी बढ़िया तोरी की सब्ज़ी बनाई है मैंने। पूरण उस हरी पानी वाली बिना टमाटर की तोरी की सब्ज़ी में करछी चलाता हुआ बोला। उस भयानक सब्जी से भी अधिक मेरा ध्यान उसके बोलने पर चला गया, माताजी। मैं माताजी सुनकर बुरी तरह चौंक गई। क्या मैं माताजी जैसी दिखने लगी हूँ? सासू माँ की याद आ गई। उन्हें जान पहचान वाले लोग माताजी कहते थे, पर मैं, अभी तक तो भारत में किसी ने मुझे माताजी कहने की हिमाकत नहीं की थी। महिलाएं तो आंटी बोलने से ही जल भुन जाती हैं, और मुझे यहाँ दुबई में माताजी। भाग कर शीशे में देखा, हर एंगल से खुद को। अभी तो ठीक ठाक सी ही हूँ, सीनियर सिटीजन भी नहीं हुई अभी, टिकट में कंसेशन भी नहीं मिलता है मुझे अभी तो, और इस आदमी की ऐसी ज़रूरत, दिल किया खड़े खड़े निकाल दूँ। किचन में वापस आई। माताजी, पूरण खीसे ने पोड़ता दोबारा बोला। हाँ बोलो भाई, कुढ़कर हथियार डालते मैं मन ही मन बोली। तुम्हारा माताजी तो मैं पचा लूँगी, पर तुम्हें निकाल कर अपने बच्चों को कष्ट नहीं दे सकती। खुश रहो तुम। इसी बीच दिवाली आ गई। 15 लोगों की मित्र मंडली जमा हो रही थी घर पर। हमारे समय में तो इतनों के खाने का मतलब सुबह से तैयारी, पर बच्चे कितने मस्त थे। उनके पास तो इतने बर्तन भी नहीं थे। कुछ थोड़ा बहुत घर में तैयारी की, बाकी खाना बाहर से ऑर्डर हुआ। पेपर प्लेट, डिस्पोजल ग्लास, चम्मच वगैरह कुछ कम थे।
दोनों को हिलाने के लिए कह दिया और हो गई मज़ेदार हंगामे वाली पार्टी। पार्टी शुरू हुई तो हम बेडरूम में बैठ गए, पर बच्चों ने खींच लिया हमें भी। कुछ बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे थे तो अधिकतर हार्ड ड्रिंक। इशिता और ऋषभ ड्रिंक नहीं करते, लेकिन मित्र मंडली के साथ पूरी मस्ती करते हैं बिना पिए ही। साथ में हंसते खिलखिलाते लोटपोट होते देख लगता ही नहीं है कि ये सब पीकर हो रहा है या बिना पिए। छोटी छोटी ड्रेसेस पहनने वाली लड़कियां आज दीपावली पर स्टाइलिश साड़ी या दूसरे भारतीय परिधान पहने हुए थीं। इतनी मस्ती तो हमने भारत में ना की थी कभी दिवाली पर। क्या कूल जनरेशन है। जो समस्याएं हमारे जीवन में थीं वे तो इनके लिए समस्याएं ही नहीं हैं। दुबई में मेरी स्कूल कॉलेज की फ्रेंड सुरभि रहती है। एक दिन वो पूरा दिन मेरे पास बिता गई और एक दिन मुझे उसके पास जाना था। उसके साथ सारा प्रोग्राम फिक्स कर मैंने डाइनिंग टेबल पर ऐलान कर दिया, कल सुरभि के घर जा रही हूँ पूरा दिन बिताने। किसके साथ? पति महोदय आश्चर्य से बोले। अरे मामा, कल क्यों बनाया प्रोग्राम? मैं छोड़ देता आपको किसी दिन, कल तो बहुत बिजी हूँ, ऋषभ बोला। तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तो नीचे से टैक्सी ले लूँगी। दुबई तो कितना सेफ़ है, यहीं JLT में ही तो रहती है वो, मैं इत्मीनान से बोली। हाँ हाँ, सबको अपने जैसा समझा है ना, समर बड़बड़ाते हुए बोले। तुम इतनी सीधी शरीफ हो, अकल तो है नहीं तुम में, कोई भी बेवकूफ़ बना देगा यहाँ दुबई में भी। हाँ मामा, टैक्सी से तो मैं भी आपको अकेले नहीं जाने दे सकता, ऋषभ भी फैसला सुनाता हुआ बोला। पर पति की बात ने तो भूचाल ला दिया था दिमाग में। शब्द तारीफ में नहीं कह गए थे। अंदर की लेखिका ने कई पन्ने रंग डाले महिला सशक्तिकरण के पक्ष में। मैंने सब पर अपनी निगाहें घुमाईं। तीनों मेरे बारे में फैसला कर आराम से खाना खा रहे थे। हाँ, ये तो है कि बीवियों को 25 में भी अकल नहीं होती और 50 में भी, पर पता नहीं पतियों को कैसे 25 में भी अकल आ जाती है और 50 में तो होती ही है। बुदबुदाते हुए मैं लंबी सांस खींचकर रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चबाने लगी। तीनों अचानक चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। पति भी अपनी भावुक मिजाज की हरदम प्रसन्नचित्त बीवी का ऐसा करारा जवाब सुनकर हतप्रभ थे, और दोनों बच्चे अब तक सब कुछ समझकर हंस हंस कर बेहाल हुए जा रहे थे। ना चाहते हुए भी समर को भी उनकी हंसी में शामिल होना पड़ा, और उन सबको हंसता देख मैं भी मुस्कुराने लगी। डोंट वरी मामा, कल जल्दी तैयार हो जाना, मैं छोड़ दूंगा आपको, ऋषभ हंसता हुआ बोला। हाँ, कल चली जाओ तुम, समर भी खाना ख़त्म कर उठते हुए बोले। कोई ज़रूरत नहीं, बात हो गई मेरी सुरभि से, वो मुझे लेने आएगी 11 बजे। तो आप हमारा इम्तिहान ले रही थीं? इशिता भी मासूमियत से कुनमुनाई। और क्या, मैं ठहाका मारते हुए बोली। देखना चाहती थी कि मेरे बंदी गृह की दीवारें और कितनी मजबूत हुई हैं, कितने पहरेदार पैदा हो गए हैं मेरे। अरे नहीं मामा, ऋषभ लाड़ से मुझसे लिपटता हुआ बोला। बहुत प्यार करते हैं आपसे, इसलिए फ़िक्र करते हैं आपकी। आपको पता नहीं कितने इम्पोर्टेंट हो आप हमारे लिए। कल लेने मैं आ जाऊंगा आपको, जब आने का मन हो तब फ़ोन कर देना, तभी निकलूँगा ऑफिस से। मुझे मालूम है बेटा, मैं स्नेह से उसकी बाँह व चेहरा सहलाते हुए बोली। ऐसे ही हंसते हंसाते 1 महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। दुबई का वीज़ा या तो 1 महीने का बनता है या 3 महीने का। यदि 1 महीने से 1 हफ्ता भी ऊपर रहना है तो फिर वीज़ा 3 महीने का ही बनाना पड़ता है। आने का समय हो गया। कितना कुछ भर दिया था इशिता और ऋषभ ने। अटैचियाँ निर्धारित वजन से ज़्यादा हो रही थीं। उस पर भी अच्छा खासा हंगामा हो रहा था कि क्या रखें और क्या छोड़ें। दुबई के एयरपोर्ट पर साथ में आया कोई भी सामान के चेक इन काउंटर तक छोड़ने जा सकता है। ऋषभ ने सामान चेक इन करवा दिया। अब हमें अंदर सिक्योरिटी को पार करना था। बच्चों को यहीं पर अलविदा कहना था। दिल तो भावनाओं के ज्वर से उमड़ घुमड़ रहा था, पर अपने आंसू सरलता से दिखाने की आदत नहीं है मेरी, इसलिए हंसते मुस्कुराते बच्चों से विदा ले रहे थे हम। बच्चे अपनी जगह पर खड़े हाथ हिला रहे थे और मैं पीछे मुड़ मुड़कर उनकी भुवन मोहिनी जोड़ी को मनी मन अनंत शुभकामनाएं दे रही थी। लेकिन अंदर जाते ही आंखें बरसने लगीं। मन उदास हो रहा था, पर सोच रही थी बच्चों ने इतने दिन याद न रहने दिया अपनी उम्र को, अपने रंग में रंग दिया हमें। इस युवा पीढ़ी के साथ जिसने कदम ताल कर दिया उसने इनका सुख पा लिया, वरना यदि अपने अड़ियल रवैये और अड़ियल विचारों पर अड़ी रहेगी पुरानी पीढ़ी तो ये पीढ़ी इतनी तेज़ दौड़ रही है कि फासला बढ़ते देर नहीं लगेगी।
ये पीढ़ी उन्हीं के लिए कदम धीरे करेगी जो इनके साथ दौड़ने की कोशिश करेंगे। यही सब सोचते सोचते समर और मैं सिक्योरिटी पार कर डिपार्चर लाउंज की तरफ चल दिए। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी हुई कहानी क्या कूल है ये। पीढ़ियों के अंतराल को पाटती हुई ये खुशनुमा कहानी आशा है आपको भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।